तारीख में आने वाले दिनों में स्टार्टअप का सपना देखते हैं, अपना काम करने का सोचते हैं? कितने लोग हैं? कम हाथ हैं, थोड़ा कम हाथ खड़े हुए हैं। आई एम श्योर ये सेशन खत्म होने के बाद तक ये संख्या जो है डबल होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त वो एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ मंच पर। आपने सुना होगा घरों में कि लोग ये कहते हैं कि बस इस एज के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, कहीं आश्रम में जाएंगे, पहाड़ों में बैठेंगे, कुछ आनंद लेंगे और जीवन को थोड़ा सा धीमी गति के साथ आगे बिताएंगे, जो बाकी के पहले के 40-50 सालों में नहीं कर पाए। 60 के बाद वो सब करना है और इसीलिए दूर कहीं शहर की लाइफ से जाएंगे। लेकिन हमारे साथ मंच पर जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने इस पूरे विचार को एक तरफ करके एक नया बेंचमार्क रखा है आप सबके लिए कि ये सपना जो लोग देख रहे हैं ना, इनकी ऊर्जा से सीखिए, इनके डिटर्मिनेशन से सीखिए कि कैसे आफ्टर रिटायरमेंट एज के बाद भी इंसान नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ सकता है। तो रजनीश सर, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हमारी एज के लिए, हमारे से और कम वाली जनरेशन के लिए ये नया बेंचमार्क स्थापित करने के लिए। धन्यवाद। 35 साल से भी ज्यादा का वक्त SBI में आपने बिताया, उसके बाद जर्नी आगे भारत पे से लेकर मास्टर कार्ड तक पहुंच गई। हाउ इज द जर्नी सो फार, और ये नया अनुभव, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए चैलेंजेस कैसे हैं? तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमर उजाला का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और एक ये डायलॉग और संवाद जो डिफरेंट भारत के प्रदेश हैं उसमें कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में आज इसका आयोजन हो रहा है। मैं मेरठ शहर से आता हूँ, तो सबसे पहला अखबार तो अमर उजाला ही था जब इंग्लिश के अखबार पढ़ने शुरू करे। तो क्या बात है जी। और इसकी स्थापना भी जो है उत्तर प्रदेश से हुई है और आज ये इनका 75वां वर्ष है। तो इस पे मैं अमर उजाला के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी एडिटोरियल टीम है, उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आपने अचीव करा है। किसी भी संस्था के लिए इतने समय तक और इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या बात है सर। अखबार वगैरह पढ़ते थे, टेलीविजन न्यूज़ सब देखते हैं? सब कैसे देखते हैं। दैट इज हैपनिंग इन मीडिया वर्ल्ड। बिल्कुल, पढ़ने का मेरे को शौक है, शुरू से है, बचपन से है। तो हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ते हैं और सब न्यूज़ देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी देखते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी बहुत चल रही है लेकिन उसके अलावा सीरियस जो बिजनेस चैनल्स हैं वो भी देखता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट तो एक शब्द जो गया है, भाई सरकारी नौकरी है उसमें नियम होते हैं, तो आपको 60 साल पे रिटायर होना पड़ता है या 65 साल पे रिटायरमेंट लेना पड़ता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो रिटायर होने का मतलब क्या है? एज इज जस्ट नंबर। एज इज जस्ट नंबर। और हमारे कंट्री में रिटायरमेंट एज है, अगर आप UK USA में जाएंगे तो वहाँ पे कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है। जब तक आप काम करना चाहें तब तक आप काम करते रहिए। और हमारे देश में कितनी हस्तियां हैं, आप स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को देखिए, कितने समय तक जो है वो अपना कला का। आज अमिताभ बच्चन जी को देखिए आप, 81 या 82 वर्ष के हो गए, तो वो तो रिटायर नहीं हुए। रोज उनके टीवी पे हर चीज का आप विज्ञापन देख सकते हैं। ही इज लिविंग सच एन एक्टिव लाइफ। तो जो डिफरेंस है या जो एक परिवर्तन है वो केवल इतना है कि पहले एक ऐसी नौकरी थी जिसमें जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और कोई बॉस भी होते थे आपके। अब आज की तारीख में कोई बॉस नहीं है, तो सबसे बड़ा तो एक बहुत बड़ा कंफर्ट माइंड में ये है कि हम अपनी मर्जी के मालिक। तो इन दैट सेंस कंफर्टेबल लाइफ है। सारे रोल जितने भी मैं इस समय मेरे पास हैं सब नॉन एग्जीक्यूटिव। वो जब आप कोई भी काम करते हैं, क्षमता होनी चाहिए कि आप कोई भी काम लो तो उसको फिर जिम्मेदारी से निभाएं। और एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस जो कि एक नौकरी करते हुए कई बार नहीं मिलता है, तो आज कह सकते हैं कि वो वर्क लाइफ बैलेंस भी स्टैब्लिश्ड है। तो अपने को इंगेज भी रखता हूँ और आराम भी करता हूँ।
सर मैं ये सोच रही हूँ कि घर में बच्चे वगैरह सब क्या सोचते हैं कि पिताजी तो एक के बाद एक ऐसे बेंचमार्क हमारे लिए सेट करते जा रहे हैं कि जिंदगी आसान नहीं होने वाली है, यहाँ कंपटीशन घर में ही हो गया है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी डॉटर तो मैरिड है और शी इज वेल सेटल्ड इन कलकत्ता। तो लेकिन बेंचमार्क में ये भी हो सकता है कि उनको भी मोटिवेशन जो है वो मिल रहा होगा जरूर। और फैमिली में जब भी कोई हो, मैं हो या कोई भी हो, अगर कोई आदमी कुछ अचीव करता है तो बाकी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। सर आप देखिए हमारे लिए इंस्पिरेशन है और इसीलिए आज के दिन की हमारी शुरुआत जो है वो आपके सेशन से हो रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए भी है कि व्हाट्सएप पर या ये जो सोशल मीडिया के अलग अलग मीडियम्स हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है और इंफॉर्मेशन की सुनामी है इस वक्त। किस पर यकीन करें, किस पर ना यकीन करें, ये आज के दौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर ऐसे कार्यक्रम जहां एक संवाद हो रहा है एक्सपर्ट्स के साथ, जहां लाइव सुनने का अवसर मिल रहा है, ये अपने आप में एक डिफाइनिंग मोमेंट है। और इसीलिए मेरी कोशिश आज ये है कि आपके इस सेशन में, क्योंकि अब हम जम्मू में बैठे हैं, राइजिंग जेएनके की बात हो रही है, राइजिंग जेएनके से पहले भी मैं इंडिया की बात करूंगी। जब हम भारत की बात आज की तारीख में देखते हैं, डिजिटल पेमेंट्स को ही अगर मैं यहां पर लेकर आऊं, रिमार्केबल जर्नी हमारी इस मामले में रही है, रिमार्केबल जर्नी। और पिछले साल का डेटा तो ये रहा कि जब हम पहले पायदान पर डिजिटल पेमेंट्स के मामले में आ गए, तो एक तरफ जहां हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यानी सोशल मीडिया का एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो वहीं इंटरनेट डिजिटल वर्ल्ड का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे सामने ये है कि डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत के एक सुदूर गांव से लेकर एक मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटी तक उसकी पहुंच है। यहां से आगे इस पूरे प्रोसेस को इंटरनेट, डिजिटल होने वाला बिजनेस, स्टार्टअप्स की जर्नी, इसे आप किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? मैंने 3 एस्पेक्ट्स को जोड़ा है साथ में। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, कोई भी चीज हो उसके दोनों पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। सोशल मीडिया के अपने एक बहुत पावरफुल मीडियम है रीच आउट करने के लिए, पर उसके जो नेगेटिव डायमेंशंस हैं वो भी उतनी ही स्ट्रांग है। ऑब्सेशन है बहुत से लोगों का सोशल मीडिया के साथ, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसके साथ कुछ नेगेटिव चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षेत्र में जो भारत की उपलब्धि है उस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। यूपीआई जैसा सिस्टम जो भारत का है, आज पूरे विश्व में उसको उदाहरण के रूप में लिया जाता, तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो टेक्नोलॉजी है या मैथमेटिक्स है, साइंस है, वो हम भारतवासियों के लिए एक नेचुरल स्किल है। और भारत में नहीं, अब आज विश्व की आप बड़ी से बड़ी कंपनी ले लीजिए और देखिए कि उनका सीईओ कौन है। बड़ी से बड़ी कंपनी के सीईओ आज भारत से, चाहे वो गूगल हो, अमेजोन, नॉट अमेजोन, पर आपका जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो कि विश्व की इतनी बड़ी कंपनी है, वो आज भारत के लोग हैं। और अमेरिका में बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके सीईओ भारत के लोग हैं, और टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन वैली में एक तरह से भारतीयों का दबदबा है। और उसी का बेनिफिट हमारे देश को भी मिला है। और जो भारत में एक नया एक जो आत्मविश्वास नजर आता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे और जो विश्व में हमारा सही स्थान होना चाहिए वो हमें मिलेगा, उसमें टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और डेवलपमेंट, ये दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उसी से जो अर्थव्यवस्था है, जिसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाने में डिजिटल या टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उसे अनटच्ड रहेगा। अभी बड़ी तेजी से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एग्रीटेक, बहुत तेजी से बहुत सी कंपनियां जो है इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। सर्विसेज सेक्टर में तो है ही टेक्नोलॉजी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो ऑटोमेशन का लेवल है और टेक्नोलॉजी का जो यूज हो रहा है, तो जो आपकी जो समृद्धि है देश की, वो क्या है? दैट इज
कि हम लोग कितने प्रोडक्टिव हैं। अभी हम लोग अगर विश्व में देखते हैं तो अभी इंडियंस की प्रोडक्टिविटी लो है। अभी हम लोग जब बात करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन से ज्यादा है और जर्मनी से ज्यादा है, लेकिन एक एस्पेक्ट जो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और हम 140 करोड़ लोग हैं। अगर जर्मनी की 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो वो 7 करोड़ लोग हैं। तो ये डिफरेंस अभी बहुत बड़ा है। एक एब्सोल्यूट नंबर कि हम 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ेंगे वो एक बात है, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो अभी बहुत काम होना बाकी है। और रियल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं कि जब हम कह सकेंगे कि हाँ हम एक उन्नत देश हैं, या आप स्वर्णिम शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो वो तब होगी जबकि आपकी इनकम भी बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। वर्तमान सरकार का आप कितना रोल मानते हैं इसमें? देखिए, टुवर्ड्स द डिजिटल या सोशल मीडिया पर पकड़ और इन सब चीजों को लेकर, या आपको ये लग रहा है कि ये दौर ही ऐसा था जब ये नेचुरली होना था? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो पुश की बात भी होती है और हर सरकार अपने ढंग से अपना काम करती है, और जो दूसरी बात है वो भी ठीक है कि परिस्थितियां जो हैं वो भी मैटर करती हैं। आज कोई भी सरकार आए वो डिजिटल या टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन ये भी फैक्ट है कि पर्टिकुलरली क्योंकि मैं बैंकिंग क्षेत्र से आता हूं, तो जो एम्फेसिस फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक प्रोजेक्ट मोड में करने का, तो उसका जो थ्रस्ट और पुश वो वर्तमान सरकार में बहुत ज्यादा रहा। और 2014 में अगस्त में जब प्रधानमंत्री जी ने PMJDY जनधन योजना लॉन्च करी थी प्रोजेक्ट में, तो एक साल में बैंकों में 35 करोड़ खाते एक साथ। लेकिन इतने बड़े नंबर ऑफ अकाउंट्स खुलना वो संभव नहीं था अगर टेक्नोलॉजी नहीं हो। और जो एक जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल, तो ये क्योंकि उसमें जे मिसिंग था, आधार और मोबिलिटी पे ऑलरेडी काफी काम हो चुका था, तो जे को ए एंड एम से जोड़ के और एक बैंकिंग क्षेत्र से आम नागरिक को जोड़ना और बैंकिंग सिस्टम में लाना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आप अकाउंट खोल सकते हैं, पर फिर उस अकाउंट का हम करेंगे क्या? अकाउंट तो आपने बैंक पे भी, मान लीजिए बैंकों ने भी काम किया और सब पे दबाव बना, अकाउंट तो खुल गए, लेकिन उस अकाउंट खुलने का फायदा तब हुआ जब सरकार ने एक बड़े पैमाने पे उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना शुरू। और जब कोविड पीरियड था और मैं उस समय स्टेट बैंक में अध्यक्ष था, तो 12 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में मंथली 500 रुपए 3 महीने तक दिए गए। तो वो कैसे संभव हुआ? वो इसीलिए संभव हुआ क्योंकि एक तो खाता था उन महिलाओं का, और एक बैंकिंग सिस्टम जो है उसने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था कि ये संभव हो पाया, वरना बिल्कुल असंभव सा काम है। इन्हीं उपलब्धियों पर मैं आगे भी बात करूंगी। एक रिक्वेस्ट है मेरी ऑडियंस से, प्लीज अपने आप मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पर करिएगा, क्योंकि रिंगटोन यहाँ पहुंचते तो जो संवाद हो रहा होता है कई बार उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। सभी लोग प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। आगे बढ़ते हैं सर। जब हम इंडिया किस तरह से डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है और उस सूचना क्रांति से लेकर डिजिटल क्रांति का क्या इम्पैक्ट है उस अर्थव्यवस्था से लेकर बाकी, उस पर हमने बात की। अब J&K पर आते हैं। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो ये एक जबरदस्त चर्चा का विषय था। सरकार की तरफ से कहा गया कि भविष्य के सुनहरे दरवाजे खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज का एक नया संसार खुल रहा है। 2019 के बाद अब आज हम 2023 में बैठे हैं। सवाल ये है कि इस पीरियड में विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, इंडस्ट्री, क्या बदला है J&K के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपको तरक्की करनी है तो पहला जो बेसिस है कहीं भी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर और शांति, ये पहली रिक्वायरमेंट है।
दूसरी रिक्वायरमेंट है फिर कनेक्टिविटी की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि इन सबको करने के लिए कैपिटल की। अब अगर किसी को कैपिटल लगानी है और उसके पास वेरियस ऑप्शंस हैं और पोटेंशियल का असेसमेंट है, तो अगर शांति नहीं होगी तो कैपिटल जो लगा रहा है वो ऑब्वियसली हेजिटेंट होगा, नहीं लगाए। तो पहली चीज जो हम लोग अखबार से ही पढ़ते हैं, मैं जम्मू कश्मीर में रहता नहीं हूं, लेकिन ऐसा एक लगता है कि शांति का वातावरण और माहौल बन रहा है। तो जब शांति का माहौल है तो कैपिटल जो है वो इसको अब जम्मू कश्मीर कैपिटल को अट्रैक्ट कर रहा है। और कहीं पे मैं नंबर्स भी देख रहा था कि कम से कम 30-35 हजार करोड़ के कमिटेड है और कम 80 हजार करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट जो है उसकी संभावना है कि जम्मू कश्मीर में आए। तो इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। और अगर स्वर्णिम शताब्दी की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत जरूरी है कि पहले ये एक आप मूल्यांकन करें या देखें कि अभी हम खड़े कहां पे। अभी जम्मू कश्मीर का अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम काफी लो है। 26वें स्थान पे जम्मू कश्मीर आता है, करीब 1,30,000 रुपए के करीब जो है यहाँ पर कैपिटा इनकम है। और अगर मैं कंपेयर करूं, नियरेस्ट कंपैरिजन मैं सोच रहा था कि कहां से करना चाहिए, अगर हिमाचल प्रदेश से करें जिसकी की ज्योग्राफी या टोपोग्राफी काफी कुछ मिलती जुलती है, तो जो इकोनॉमी का साइज है वो दोनों का लगभग बराबर। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज्यादा लोग रहते हैं तो पर कैपिटा इनकम में आप उनका आधा रह जाते। जो पॉइंट में पहले इंडिया की और जर्मनी का कंपैरिजन कर रहा था, वही कंपैरिजन अगर आज जम्मू कश्मीर और हिमाचल का करा जाए तो एक जो गैप है पर कैपिटा इनकम में वो बड़ा विजिबल है। तो अब करना क्या होगा, जैसा मैंने कहा कि करने के लिए जो एक प्री कंडीशन है कि पीसफुल होना चाहिए। तो अगर पीसफुल रहता है और पीस बनी रहती है तो उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कनेक्टिविटी में, और कनेक्टिविटी चाहे वो रोड हो, रेल हो, एयर है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी है, पावर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहीं पढ़ा था कि आजकल पावर कट बहुत है जम्मू कश्मीर में, तो अगर पावर की सप्लाई ठीक नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता किसी भी जगह का। तो वी नीड पावर फॉर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, तो ये सभी चीजों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने की। और जो संकेत हैं वो संकेत ऐसे हैं कि कैपिटल जो है अब इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में अट्रैक्ट हो रहा है। और जो मिडिल ईस्ट से, यूएई वगैरह से भी आई वाज रीडिंग कि उसका भी इंटरेस्ट है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो देखिए कैपिटल का क्या है, कैपिटलिस्ट को या किसी को भी मुझे क्या चाहिए कि कैपिटल की सेफ्टी हो। इतनी मेहनत कांग्रेस ने शायद हाल के दिनों में नहीं की किसी चुनाव में, जिस तरह की उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस चुनाव में अपना जो बैटल है उसको फाइट करते हुए। और इनकम का पैमाना अगर एक उस पैमाने को अलग रख दिया जाए तो इन एवरी अदर रिस्पेक्ट इट इज अ वेरी रिच स्टेट in terms of skills, in terms of its beauty, natural beauty। तो आप किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे तो हर तरह से समृद्ध है। तो इसके अलावा से देखिए स्टार्टअप की जब हम बात भी है कि हर युवा नौकरी से ज्यादा प्रेफर करता है कि वो अपना कोई काम कर सके, और अगर वो एक एक्सेप्शनल आइडिया हो तो डेफिनेटली उस पर आगे भविष्य और बहुत अच्छा रहने की पूरी संभावना है। भारत में बीते 9 सालों में स्टार्टअप की एक रिमार्केबल जर्नी नंबर्स के मामले में तो रही है, और इसीलिए इसे स्टार्टअप कंट्री तक एक फ्रेज जो है वो यूज किया जाता है। 90,000 के करीब स्टार्टअप खुले हैं बीते 9 साल में, जो मैं नंबर्स देख रही थी। लेकिन फिर
फिर उसी का एक दूसरा पहलू भी ये है कि स्टार्टअप बहुत तेजी से तो खुल रहे हैं, लेकिन फिर उसी तेजी से बंद भी हो रहे हैं, या अपना जो एक विजन और आइडिया लेकर वो चले, वो गोल नहीं अचीव हो पाया। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, और जितने भी युवा यहाँ बैठे हैं स्टार्टअप का सपना लेकर, उन्हें क्या चीज है जो ध्यान रखनी जरूरी है? नहीं, देखिए, स्टार्टअप का जो नेचर है वो तो है ही है कि आपको आइडिया आता है और आइडिया सफल भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है, और कई बार फेलियर का चांस ज्यादा। और जो इन्वेस्टमेंट होता है स्टार्टअप में, जो वेंचर कैपिटल है, वो भी ये सोच के आती है कि अगर 10 कंपनी में हम निवेश करेंगे तो हो सकता है 1 या 2 सक्सेसफुल होंगी, और ज्यादा संभावना ये है कि 7-8 जो है। लेकिन फेलियर से आप लर्न कर सकते हैं, उससे डर नहीं सकते। और शुरू में मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे कि एकदम आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें कि कोई बहुत क्विक सक्सेस आपको मिल जाए। आपको जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके सभी पहलुओं पे विचार करना चाहिए, और बाय नेचर स्टार्टअप इज सच कि आपको जो है रिस्क तो लेना पड़ेगा, और आजकल रिस्क कैपिटल अवेलेबल भी है। लेकिन फेलियर से डरना नहीं चाहिए, मैं तो एक ही एडवाइस दे सकता हूँ। उससे लर्न करना चाहिए और फिर आगे दूसरे आइडिया पे काम करिए अगर एक आइडिया वर्क नहीं करता। जिस पॉइंट का मैंने जिक्र किया कि जितनी तेजी से स्टार्टअप खुल रहे हैं, बंद होने का भी सिनेरियो वहां पर है। भारत में जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप के लिए, उसे आप किस तरह से देखते हैं, कैसे रेट करते हैं? भारत में जो इकोसिस्टम है, मैं समझता हूँ बहुत फेवरेबल है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, जो हम लोग बात कर रहे थे, इकोसिस्टम में आपको क्या चाहिए। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी वो भारत में उपलब्ध है, कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल, इंटरनेशनल वेंचर कैपिटल, उनका भारत में बहुत इंटरेस्ट है। और वो इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि 2 चीजों पे वो सेटिस्फाइड है कि यहाँ पे टैलेंट अवेलेबल है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, भारत का अपना मार्केट इतना बड़ा है कि वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है किसी भी कैपिटल के, चाहे वो किसी भी तरह की कैपिटल हो, चाहे वेंचर कैपिटल हो। पिछले 2-3 साल में क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई स्टार्टअप सिस्टम के साथ, तो थोड़ा सा सेटबैक हुआ है, और इंटरेस्ट थोड़ा मतलब पीछे हट गए, लोग थोड़ा शेल में चले गए। लेकिन अभी जो संकेत है वो दोबारा इंटरेस्ट जो है स्टार्टअप में या फिनटेक्स में वो आ रहा है। कैपिटलिस्ट जो है, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तलाश में है भारत। स्टार्टअप वर्सेस ट्रेडिशनल कारोबारी जो है, इन्हें ये इकोसिस्टम किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, और जो चाहे वो टैक्स बेनिफिट्स हैं या एक मोटिवेशनल जो भी मिलता है सपोर्ट, उस लिहाज से अगर इस सिस्टम की हम तुलना करें तो कैसा है? नहीं, देखिए, स्टार्टअप का तो वेरी पर्पस है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस जिस नीड को पूरा नहीं कर पाया, आप एक आइडिया लेके आते हैं कि हम उस नीड को पूरा करें। आज फिनटेक्स जो है पेमेंट सिस्टम में, आप देखिए कि स्टार्टअप्स और फिनटेक जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। पेमेंट सिस्टम में आपको कोई ट्रेडिशनल बैंक नजर नहीं आएगा। आपको कौन नजर आएगा? आपको पेटीएम नजर आएगा, भारत पे नजर आएगा, फोन पे नजर आएगा। ये तो नाम 10 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। और वो क्यों है? क्योंकि जो उनकी वर्किंग है, आइडिया है, तो जो गैप था सिस्टम में, उस गैप को उन्होंने फिल करा। तो जो एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेट्स हैं या एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं और या लीगेसी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि उनकी जो कार्य प्रणाली या कार्यशैली है वो एक सर्टेन ढंग से चलते हैं, तो कई बार जो इमर्जिंग नीड्स है या कंज्यूमर की क्या नीड्स है, क्या कन्वीनियंस है, उसको समझने में या तो देर हो जाती है या इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूशन करने में देर हो जाती है। और यहीं पे अपॉर्चुनिटी बनती है स्टार्टअप्स के लिए। अगर आप देखें आज, मतलब मैं एक में अनेक उदाहरण है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको पैथोलॉजी टेस्ट कराना है, पहले पैथोलॉजी में जाते थे, 1 घंटा बैठते थे और काफी कॉस्टली अफेयर था।
मुझे यहाँ के जम्मू का तो पता नहीं, पर गुड़गांव वगैरह में रोज आपको फोन आता रहता है कि भाई अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिए, घर आएंगे, ब्लड सैंपल ले जाएंगे, शाम तक बढ़िया एनालिटिकल आपकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो ऐसे एक एग्जाम्पल है यूपीआई की पेमेंट सिस्टम की। आपने बात किया, जब मैंने बैंक ज्वाइन करा था सन 80 में, तो उस समय तो अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार को पैसा भेजा है तो आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता था। अगर उन्हें 1 महीने बाद मिल गया और नहीं मिला तो फिर भगवान ही मालिक है, आपको उसका पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया। और आज आप एक बटन दबाते और इमीडिएट जो है पेमेंट पहुँच जाता है। कभी ऐसा हुआ आपके पेमेंट अटकी हो बीच में? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ किसी बार। यहाँ हुआ होगा। हाँ, जरूर हुआ होगा। ऑनलाइन पेमेंट करते पर हुए यहाँ पे पेमेंट सब अटक जाता है ज़्यादातर बीच में। युवा लोग हैं तो इन्हें उस पीरियड का एक्सपीरियंस नहीं होगा कि 90 में से पहले या 2000 से पहले जो है मनी ट्रांसफ़र करना कितनी बड़ी समस्या थी। अच्छा, एक बड़ा मतलब लेमैन टाइप का सवाल मैं आपसे यहाँ पूछ रही हूँ। जैसे हम लोग मीडिया में काम करते हैं तो मीडिया से किसी को भी कोई शिकायत होती है, XYZ कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ गड़बड़ हुई हो, घर में दोस्त हो, रिश्तेदारों आके बोलते हैं अरे क्या तुम लोग ये सब करते रहते हो, देखो ये क्या हो गया है। तो कभी ऐसा सिनेरियो आपके सामने भी आता है कि चाहे ये ऑनलाइन पेमेंट्स हैं या जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसकी शिकायत लेकर लोग आपके पास पहुंच जाए? व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग? नहीं, जब मैं स्टेट बैंक में था तब तो रोज शिकायतें आती थी। पर्सनल लाइफ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एज SBI कोई किस्सा बता दीजिए सर उस टाइम इतना का। बड़ा कस्टमर बेस हो, 48 करोड़ अकाउंट अगर कस्टमर्स करते हैं तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स भी काफ़ी आती है। कोई किस्सा उस टाइम का बता दीजिए सर, अपनी सर्विस के टाइम का, जो आपको आज भी याद आता है। नहीं, याद तो बहुत बड़ा किस्सा तो मुझे ये आता है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो कानपुर में एक ATM में किसी ने शैतानी करके 2000 रुपए का नकली नोट डाला और उस समय वातावरण बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था और वो इतना बड़ा इशू बन गया। अब आप इमेजिन करिए कि कानपुर के एक ATM में एक सर्विस प्रोवाइडर 2000 रुपए का नकली नोट डाल दे और वो, मुझे लगता है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट ही रहा होगा। और उसके बाद मीडिया में जो उसका नॉइज हुआ कि पूरा मतलब स्टेट बैंक भवन तो हिल ही गया पर दिल्ली तक सब हिल गए। कैसे उस चैलेंज को मैनेज किया आपने उसके बाद? आई एम श्योर कि बहुत प्रेशर आया होगा और क्या हुआ, गड़बड़ कैसे हुई, इसको कैसे? ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रेशर तो बहुत वैसे ही था और मतलब मुझे लगता है कि इतना प्रेशर तो लाइफ में हमने कभी बियर नहीं करा। लेकिन उसके बाद फिर एक्शन यही हुआ कि भाई ऐसी कोई भी प्रोसेस में डेफिशिएंसी ना हो जिसमें कि इस तरह की मिसचीफ का। मैं वैसे अब आपके बैंकिंग वाले अनुभव और उस वक्त पर ही आ रही थी। आप डीमोनेटाइजेशन को अपने सर्विस का सबसे चैलेंजिंग और सबसे डिफिकल्ट फेज मानते हैं? सबसे बड़ी चुनौती थी वो? हाँ, वो इस सेंस में थी क्योंकि उसमें एक तो स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्टेट बैंक पे थी और दूसरा क्योंकि आम पब्लिक इन्वॉल्व थी और बैंक की जो शाखाएं थी हमारी उन पे बहुत प्रेशर था उस समय। तो ये अपने आप में मैनेज करना मैं समझता हूँ कि बाकी बहुत चैलेंजेस आते हैं जब आप इतना बड़ा बैंक को चलाने की आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो अपने आप में एक अपने ढंग का अलग ही चैलेंज था। मुझे आज भी याद है, रात 8 बजे का समय था 2016 में और अचानक से प्रधानमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब उनका ये स्पीच आने वाला है, ये 11-12 बजे से शुरू हो गया था और सब लोग ये सोच रहे थे उस समय, जो होता है ना, एक कयास लग रहे होते हैं न्यूज चैनल्स में भी या एक न्यूज रूम में भी एक माहौल था कि क्या होने वाला है आज, PM क्या बोलने वाले हैं। तो माहौल ये था, सबको उस समय ये लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि कोई और सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है या कोई बड़ा मिशन, आर्मी मिशन हो गया है। तो हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी थी उस पर, कोई कह रहा था सोर्सेज से ये खबर मिल रही है, किसी को कोई खबर मिल रही थी। लेकिन रात 8 बजे पहली बार तो जो 2 सेंटेंसेस थे प्राइम मिनिस्टर के, वो समझने में ही लोगों को समय लग गया कि मतलब क्या है इस लाइन का। लेकिन फिर वो एक वज्रपात की तरह खबर आई कि अच्छा ऐसा हो गया है, कल से ये नोट मान्य नहीं, कल से क्या उसी वक्त से मान्य नहीं रहेंगे।
आप में से कितने लोग थे जो जिन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या उस स्टेटमेंट को लाइव सुना था? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी खैर, लेकिन उस स्टेटमेंट को लाइव सुना था, याद है? और कितने लोग थे जो उसके बाद आराम से सो पाए थे रात को? ठीक ठाक नंबर है। सर, आप सो पाए थे रात को उस दिन ठीक से? नहीं, हमारा तो सोने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम शुरू हो गया प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद। तो हम तो डिनर पे आपको था आइडिया कि ऐसा कुछ होने वाला है? नथिंग, बिल्कुल नथिंग, एब्सोल्युटली नो आइडिया। उस समय मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था, अरुणधति भट्टाचार्य चेयरमैन थी, और मैं कहीं डिनर पे गया हुआ था, और फिर उनका फोन आया कि आप कहाँ हो एंड प्लीज कम ओवर। तो डिनर बीच में छोड़ के फिर मैं पहुंचा उनके पास, और फिर आगे का क्या करना है हम लोग शुरू हो गए। तो पूरी रात काम चलता रहा। वो एक वक्त था जिसके बाद अब जब हम अभी वर्तमान समय की बात करते हैं और बैंकिंग को अक्रॉस वर्ल्ड जब हम देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा वक्त तो नहीं है। लिहाजा अमेरिका में जिस तरह से बैंक्स के बंद होने की खबर, ये एक सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई खबर होती है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि अच्छा हमारा फ्यूचर, अगर बैंक बंद हो रहा है तो हमारा फ्यूचर का क्या है, हमारा पैसा सेफ है या कोई खतरा तो नहीं आ रहा है अर्थव्यवस्था पर। इस तरह की चीजें होती हैं। ग्लोबल जो प्रेशर बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर है, उसके लिहाज से भारत का बैंकिंग सिस्टम आज कहां पर खड़ा है और यहां से आगे की राह क्या नजर आती है? नहीं, भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसने काफी तकलीफ का एक दौर देखने के बाद आज ये बहुत मजबूत स्थिति में है। जो बैंक्स की बैलेंस शीट है बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट के नंबर्स आप देखते हैं हर एक क्वार्टर में बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र के लिए इससे अच्छा समय मुझे लगता है पहले कभी नहीं रहा। ग्लोबली कहीं ना कहीं समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन इवन पहले भी जब भी समस्या आई है, हमारे जो रेगुलेटर हैं, आरबीआई हैं, उनके जो एक्शंस और उनका जो सुपरविजन और पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ में मदद किया है कि भारत के जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर जो विपरीत प्रभाव अगर पड़ता भी है तो उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करा जा सकता। वित्त मंत्री ने भी ये कहा बैंक्स को कि आप थोड़ा ध्यान रखिए लोन्स देते हुए, पर्सनल लोन्स देते हुए। तो ये कहने के पीछे अगर इसको मैं बड़े स्तर पर देखूं तो क्या वजह है? नहीं, क्योंकि इस समय जो पर्सनल लोन्स हैं और पर्टिकुलरली अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स हैं, क्योंकि उनमें ग्रोथ काफ़ी है, तो जब भी इस तरह की ग्रोथ होती है तो वो चाहे रेगुलेटर्स हों या रेगुलेटर्स के फीडबैक जो वित्त मंत्री को गया है, तो उसके हिसाब से कई बार एक कॉशनरी एडवाइस देना वो एक एडवाइजेबल चीज़, बिकॉज ये कि भाई देख लो कि वेदर वॉट एवर यू आर डूइंग इट इज़ ऑल राइट, या आर यू क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर, कि आज आप कर रहे हैं और लेकिन कल नई समस्या खड़ी हो जाए। अब मैं सर एक ऐसे सवाल की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी जो एक आम इंसान के मन में है। जब भी बैंक्स को लेकर बातचीत होती है और खबरों में हम देखते हैं कि लोन्स को लेकर जो जिक्र आता है कि एक आम आदमी जिसका लोन, मानिए किसी ने अपने घर के लिए लोन लिया, 20 लाख का लोन लिया, वो भी 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, उसकी ईएमआई को लेकर तो बैंक्स इतने पर्टिकुलर होते हैं, इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इतनी सख्ताई होती है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो छूट जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं, उनसे कुछ हो नहीं पाता, उनसे कोई रिकवरी नहीं हो पाती। तो लाइटर वेन में मैं इसका जवाब यही दूंगा कि छोटा लोन ना लेके बड़ा लोन लीजिए। बड़ा लोन आसानी से मिल जाएगा, बड़ा लोन। जी, चलिए अब सर मैं इसके अपने इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही हूँ, और शुरुआत में जो बातें हुई थी वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए और आज के वक्त की चैलेंजेस से शुरू हुई थी। एक छोटे से रैपिड फायर के साथ इसको खत्म करते हैं। और रैपिड फायर में कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि इंटरव्यू में जो बातें हुई है कुछ नया निकल कर आए जो अब तक देखा और सुना नहीं है। तो आपके बारे में कोई ऐसे 3 पॉइंट जो लोगों को नहीं पता? नहीं, आई एम ए वेरी प्राइवेट पर्सन, अब मुझे पता नहीं लोग मुझे किस तरह अच्छा, प्राइवेट पर्सन बोलकर आपने बात ही खत्म कर दी है। तो यही पे बात, लेकिन आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मूवीज, हिंदी मूवीज में को बहुत शौक है, स्पोर्ट्स का मैं बहुत शौकीन हूँ बचपन से, एंड आई थिंक 3 तो हो गए। अब स्पोर्ट्स का आपने जिक्र किया और सुरेश रैना जी और इरफान जी यहाँ पर आई गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है स्टेज पर। जी,
इसके अलावा सर फिल्में देखते हैं? हाँ, बहुत देख। मतलब जो लोग सीरियस दिखाई देते हैं कि एसबीआई की चेयरमैन रहे हैं, अब मास्टर कार्ड में पहुंच गए, वो लोग भी देखते हैं? इतना टाइम निकालते हैं फिल्में देखने का, ओटीटी पर कंटेंट देखने का? वो तो बचपन का शौक है, तो वो कहीं गया नहीं है। और लकीली मैं जिस जगह रहता हूँ उससे 200 मीटर पे सिनेमा हॉल है, एमबीएस मॉल में, तो जाने आने की भी और टिकट्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए, इंडिया इन 2024। ये तो पास करना पड़ेगा क्योंकि वी आर इन 23, तो 24 में नया आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं आगे? 2024 में भारत के लिए क्या संभावनाओं के रास्ते खुल रहे हैं? भारत उन्नति पे अग्रसर है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक साल में पूरी तरह उन्नत हो जाएगा। मोदी जी आ रहे हैं 2024 में? पॉलिटिकल प्रेडिक्शन जो है वो बैंकर का काम नहीं है, वो पॉलिटिशियंस का काम है। और बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जिनका ये फेवरेट पास टाइम है कि रोज एग्जिट पोल करते रहते हैं। तो मुझे लगता है आज शाम से भी शुरू होने वाले हैं तो आज शाम को शुरू हो जाएगा। जो है नतीजों को लेकर। बट ठीक है, थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेबाकी से अब ये सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।